ये सारे बच्चे 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट चल रहा था। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के बारे में आज कुछ फैक्ट, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा ताकि आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का कोई भी लेक्चर रहने दो, कोई भी लेक्चर रहने दो या कोई भी प्रैक्टिकल सम रहने दो, कोई भी थ्योरी क्वेश्चन रहने दो, आपको सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी, है ना। कुछ छोटी छोटी बातें बेटा, कुछ एडजस्टमेंट्स है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। यस और नो। सो ऑलरेडी हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का एक सम सॉल्व किया है ना। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूँ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से रिलेटेड। चलो आ जाओ मेरे साथ। आज बेटा मैं आपसे जो मैंने नोट्स दिया है उस नोट्स में का कोई सम नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ। आज बस आपने ध्यान देना है और जो कुछ मैं स्क्रीन पे लिखूंगा वो सारी बातें आपने लिख करके लेना है। यस और नो। सो चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इन नो टाइम। लिखो बेटा फटाफट से सभी लोग। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। आप सभी लोग जानते हो बेटा, ट्रांजैक्शंस की हम लोग सबसे पहले जर्नल एंट्री करते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही है, बिजनेस में ये बिजनेस है जो कि कैसा है, गोइंग कंसर्न है। बिजनेस में क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, एंट्रीज पास करते हैं और रिकॉर्डिंग करने के बाद हम लोग करते हैं लेजर पोस्टिंग। रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या करते हैं बेटा, लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग करने के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। यस और नो, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब ये यहां से आगे ट्रायल बैलेंस तक का काम हो गया। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में आपको ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया होगा। एक बार फिर से कम ऑन ध्यान देना। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा रे बेटा, क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और इस ट्रायल बैलेंस की मदद से आपने आगे ये जो पार्ट अब मैं बता रहा हूं, ट्रायल बैलेंस के बाद आपने क्या प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, ये आपने प्रिपेयर करना है। ये जो है ये इतना पोर्शन आ जाता है पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट में। पीएनएल में ही आपका पीएनएल एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आ जाएगा। पीएनएल एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन। सर ये अप्रोप्रिएशन क्या है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग जो एक टूल का, एक हथियार का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पीएनएल अप्रोप्रिएशन फॉर द पर्पज ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के लिए हम लोग एक अकाउंट की मदद लेते हैं जिसका नाम है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो आप पीएनएल के साथ भी मर्ज करके बना सकते हैं। छोड़ो ना, अभी उसके बारे में बात नहीं करूंगा, अभी मैं इसको मिटा देता हूं। अभी हम लोग बस इतना ही समझ रहे हैं, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं, एकदम सिंपल बेसिक लॉजिक आसान भाषा में। ये जो है तीनों भी ये आ जाता है आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। सर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पे हर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या, यस। ऐसा समझो आपका मोर देन 12 मार्क्स का टॉपिक है बेटा, हर एग्जाम में श्योर शॉर्ट पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा। अब इसमें क्वेश्चन किस कैटेगरी का रहता है देखना जरा। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, प्लस ट्रायल बैलेंस के साथ आपको कुछ तो एडजस्टमेंट्स और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी रहेगी। सर एडजस्टमेंट्स क्या है बेटा, ये जो एडजस्टमेंट्स है ये और कुछ नहीं है, ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको कुछ बातें समझ में आती है, जैसे भैया क्लोजिंग स्टॉक का तो हमने अभी तक अकाउंटिंग किया ही नहीं है। मैंने मेरे एम्प्लॉय को, 2 एम्प्लॉय को सैलरी एडवांस में दे रखी है, फ्यूचर की सैलरी अभी से दे रखी है और वो एडवांस सैलरी का अकाउंटिंग किया ही नहीं है। एडवांस सैलरी का अकाउंटिंग कैसे करना होता है बेटा, आप लोग भी जानते हो। एडवांस सैलरी मतलब वो सैलरी करंट पीरियड से रिलेटेड नहीं है, वो फ्यूचर से रिलेटेड है।
और आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता है रेवेन्यू मैचिंग। रेवेन्यू मैचिंग कहता है हे अकाउंटेंट सुन, इस पीरियड में इसी पीरियड के खर्चे, इसी पीरियड की इनकम, यस और नो। तो भैया फ्यूचर के एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे रखे हैं, फ्यूचर के एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे कर रखे हैं, एडवांस एक्सपेंसेस, या फिर फ्यूचर की इनकम जो हमें आज ही मिल गई। मेरे यहाँ पे एक भाड़े कर हुए टेनेंट है, उसने आने वाले 3 महीने का भाड़ा, आने वाले 3 महीने का रेंट आज ही दे दिया। एडवांस इनकम, एडवांस एक्सपेंसेस, ऐसी कुछ चीजें जिसका एडजस्टमेंट करना, जिसका अकाउंटिंग में इफेक्ट लेना अभी तक बाकी है। तो ये सारी बातें आपको ट्रायल बैलेंस के बाद समझ में आई। आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के नीचों में कुछ ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसको आप लोग प्यार से या डर के मारे एडजस्टमेंट कहते हो, वो एडजस्टमेंट और कुछ नहीं है, वो ऐसी बातें हैं, वो ऐसी बातें हैं जिनका इफेक्ट अभी तक अकाउंटिंग में हुआ नहीं है। अब अकाउंटिंग में इफेक्ट नहीं हुआ, और आप लोग तो जानते हो आप डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हो, तो अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन का डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट दोनों इफेक्ट जाएगा कि नहीं जाएगा, इसीलिए एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट जाते हैं। और ट्रायल बैलेंस में जो आइटम दिए रहते हैं वो सारे आइटम का अकाउंटिंग हो गया। ट्रायल बैलेंस में जो आइटम दिए होते हैं वो सारे आइटम का अकाउंटिंग ऑलरेडी हो चुका है, उसका सिर्फ डिस्क्लोजर देना बाकी है, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, या तो P&L में, या तो बैलेंस शीट में। इसीलिए ट्रायल बैलेंस के आइटम का एक जगह डिस्क्लोजर आता है। बच्चे तो गलती करते ही करते हैं, आज के जमाने में टीचर भी गलती करते हैं। टीचर ऐसा सेंटेंस बोलते हैं ट्रायल बैलेंस के आइटम का एक इफेक्ट और एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट। अरे बाबा, ट्रायल बैलेंस के आइटम का एक इफेक्ट नहीं रहता है, ट्रायल बैलेंस के आइटम का एक जगह डिस्क्लोजर होता है। मैंने बच्चों को नहीं, मैंने कई टीचर को भी गलती करते देखा है। ट्रायल बैलेंस के ऑलरेडी दोनों इफेक्ट हो गए हैं। ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम आया वो आइटम कैसे आया, क्योंकि उसकी ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग हो गई है, लेजर पोस्टिंग हो गई है, उसके बाद वो आया, मतलब उसके दोनों इफेक्ट हो गए। अब उस आइटम का एक जगह डिस्क्लोजर, या तो ट्रेडिंग में, या तो P&L में, या तो बैलेंस शीट में। तो ये जो सेंटेंस है ना ट्रायल बैलेंस के आइटम का एक इफेक्ट, तो एक इफेक्ट नहीं बोलना, ऐसा बोलना एक डिस्क्लोजर। इफेक्ट बोला तो डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट लगता है, और ऐसा लगता है ट्रायल बैलेंस के आइटम का एक इफेक्ट। किसी बच्चे ने सवाल पूछ लिया, सर ट्रायल बैलेंस के आइटम का एक इफेक्ट क्यों, हम तो डबल एंट्री सिस्टम कर रहे हैं। भैया ट्रायल बैलेंस के आइटम के दोनों भी इफेक्ट हो गए, ना डेबिट इफेक्ट देना है ना क्रेडिट इफेक्ट देना है। ट्रायल बैलेंस के आइटम का सिर्फ और सिर्फ फक्त और फक्त डिस्क्लोजर देना है, या तो ट्रेडिंग में आएगा, या तो P&L में, या तो बैलेंस शीट में, कोई तो एक जगह पे, एक जगह पे डिस्क्लोजर। हाँ, और एडजस्टमेंट के बोलो 2 इफेक्ट, EFFECT है ना, 2 इफेक्ट, या तो डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट। अब एडजस्टमेंट से अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है। अब ट्रायल बैलेंस के आइटम का हर किसी को पता है बेटा, देखना जरा। अब ट्रायल बैलेंस में दिया है सेल, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ जाएगा। ट्रायल बैलेंस में दिया है परचेस, ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा। ट्रायल बैलेंस में दिया है ऑक्ट्राय, ट्रेडिंग के डेबिट में। सर ट्रेडिंग के डेबिट में कौन कौन से आइटम आते हैं, माल खरीदने से लेके तो रेडी फॉर सेल करने तक जो जो खर्चे नेसेसरी एक्सपेंसेस है, ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस टू ब्रिंग दैट गुड्स और रॉ मटेरियल टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन। माल को रेडी फॉर सेल करने के लिए जो जो एक्सपेंसेस लगते हैं वो सारे एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएंगे। माल खरीदा, परचेस, माल को पैर तो नहीं है जो अपने आप चल के अपने पास आ जाएगा। माल को ट्रक में लोड करने के लिए दिए वेजेस, लेबर चार्जेस। ट्रक मेरा खुद का है तो लगेगा फ्यूल, ट्रक अगर भाड़े का है तो लगेगा रेंट। ट्रक सिटी लिमिट के बाहर आ गया, उसको ले देना पड़ेगा ऑक्ट्राय, गाड़ी भाड़ा, जकात नाका, ऑक्ट्राय, लोकल टैक्सेस, कैरेज इनवर्ड, ये माल लाने का खर्चा है। उसके बाद माल से रिलेटेड सारा खर्चा, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स है, कम ऑन, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स ट्रेडिंग के डेबिट में। माल खरीदने से लेके तो बिजनेस में लेकर आने तक सारा खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में। और माल से रिलेटेड सारा खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में, तो माल से रिलेटेड सारा इनकम ट्रेडिंग के क्रेडिट में। या फिर माल कम हो गया लेकिन सेल नहीं हुआ, सेंटेंस में गहराई थी, माल कम हुआ लेकिन सेल नहीं था, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय फायर। माल कम हुआ लेकिन सेल नहीं है। माल बढ़ा तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा ना परचेस, अब माल कम हो गया, सेल की वजह से कम हुआ तो क्रेडिट में सेल, सेल के अलावा कोई दूसरे रीजन से कम हुआ तो क्रेडिट में वो दूसरा रीजन। थेफ्ट से चोरी हो गया माल, इधर ही गुड्स थेफ्ट। कैश थेफ्ट नहीं बोल रहा हूं, कैश लॉस बाय फायर नहीं बोल रहा हूं, गुड्स, GOODS, गुड्स, माल।
ओनर पर्सनल पर्पस के लिए माल लेके गया, गुड्स टेकन अवे बाय द ओनर फॉर पर्सनल पर्पस, बाय ओनर फॉर पर्सनल पर्पस। सो सेल के अलावा कोई और दूसरे रीजन की वजह से अगर माल 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 कम होता है तो वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, परचेस में से एडजस्ट करते हैं हम लोग, इसीलिए। या फिर माल फ्री में सैंपल बोल के दे दिया, इसीलिए एंट्री पास करते हैं फ्री सैंपल और एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस। देखो परचेस से कम करना है। माल सेल के अलावा अगर कोई दूसरे रीजन की वजह से कम हुआ तो परचेस को क्रेडिट करो। और इस पीरियड में जो भी आखिरी में माल बच गया वो अगले पीरियड में सेल होगा, यस और नो। सो इस पीरियड के आखिरी में जो भी माल बच गया वो भी रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट के चलते एडजस्टमेंट है, आउट ऑफ परचेस, आप लोग उसको प्यार से क्लोजिंग स्टॉक कहते हो। और पिछले पीरियड का कुछ बचा होगा तो ओपनिंग स्टॉक, यस और नो। सर ये कैसे क्लोजिंग स्टॉक का वापस बताना? अरे बाबा 2 सेकंड के लिए समझो, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, मैं 2 मिनट के लिए नंबर्स में बात कर रहा हूँ। नंबर्स, मैंने परचेस किया 10 क्वांटिटी, मैंने सेल किया 8 क्वांटिटी। इनकम कितने क्वांटिटी का है? इनकम रेवेन्यू 8 क्वांटिटी का। तो रेवेन्यू मैचिंग बोलता है जब इनकम 8 क्वांटिटी का है भैया तो परचेस भी 8 ही क्वांटिटी का होना था। जब इनकम 8 क्वांटिटी का है तो परचेस भी 8 का, एक्सपेंस भी 8 का ही होना चाहिए था। एक्सपेंस तो 10 का दिख रहा है तो 2 का एक्सपेंस कम कर दो, एक्सपेंस कम करना है तो अपोजिट में लिख दो, और इसी 2 को आप लोग प्यार से क्लोजिंग स्टॉक कहते हो। ये क्यों लिखा क्लोजिंग स्टॉक? जस्ट बिकॉज ऑफ रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट, यस और नो। और ये क्लोजिंग स्टॉक का माल कब बिकेगा? अगले पीरियड में। तो ये अगले पीरियड का खर्चा दिखाओ, और अगले पीरियड का खर्चा दिखाना है तो अगले पीरियड के डेबिट में हम लोग दिखाएंगे, यस और नो। तो ये हो गया ट्रेडिंग। पी एंड एल में ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी दिया है, बच्चे कुछ सारे खर्चे, दिमाग लगाने का काम नहीं, पी एंड एल के डेबिट में। सर रॉयल्टी कहाँ आएगा? माल के लिए रॉयल्टी दिया है तो रॉयल्टी इधर आ जाएगा, माल के लिए रॉयल्टी दिया है तो जैसे पी एंड एल के डेबिट में आ जाएगा बच्चे कुछ सारे खर्चे, सैलरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, टेलीफोन, रेंट, ब्याज दे रहा हूँ, इंटरेस्ट दे रहा हूँ, टेलीफोन चार्जेस दे रहा हूँ, प्रिंटिंग स्टेशनरी दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ, इंटरेस्ट मिल रहा है, अदर इनकम, डिस्काउंट मिल रहा है, अदर इनकम। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस पी एंड एल के डेबिट में, ऑल इनडायरेक्ट इनकम और अदर इनकम पी एंड एल के क्रेडिट में। सो डायरेक्ट खर्चा रिलेटेड टू गुड्स और डायरेक्ट इनकम रिलेटेड टू गुड्स ट्रेडिंग के डेबिट और क्रेडिट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम पी एंड एल के डेबिट और क्रेडिट में। और आप लोग तो जानते हो पी एंड एल का नेट बैलेंस इधर आया, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो यहाँ आएगा नेट प्रॉफिट, और डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो यहाँ आएगा नेट लॉस। इधर में क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो आ जाएगा ग्रॉस लॉस। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कहाँ जाता है बेटा? प्रॉफिट किसका है? ओनर का, तो वो कैपिटल में ऐड कर दो, लॉस हुआ तो क्या करो? लेस करो। और इधर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, ये असेट साइड, यहाँ सारी असेट और यहाँ सारी लायबिलिटी, बैलेंस शीट टैली। आसान भाषा में अब आपको देखो, सर ये तो बहुत आसान है, ये तो हम 11 से कर रहे हैं सर, ये तो हमें आ जाएगा, आप ये क्यों बता रहे हो? सर आप तो एडजस्टमेंट बता दो। यस मेरे मुन्ना, अब मैं एडजस्टमेंट के लिए ही आपके पास आया हूँ। 1 बाय 1 एक एक एडजस्टमेंट बताता हूँ, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है? ये एडजस्टमेंट के लिए आने वाले 1 से 2 लेक्चर्स रहेंगे। चलो बेटा ध्यान देना, अब मैं आपको सारी एडजस्टमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस का आइटम देख के उसको ट्रेडिंग पी एंड एल या बैलेंस शीट में लिखने का काम तो दूध पीता बच्चा भी कर लेगा जो अब भी हॉस्पिटल में पैदा हुआ। एडजस्टमेंट करो तो जानू। सबसे पहली एडजस्टमेंट, ध्यान देना अच्छे से, प्लीज ध्यान देना बेटा। मैंने लिख दिया यहाँ पे एडवांस सैलरी और एडवांस एक्सपेंसेस लिख दिए मैंने। अब एडवांस एक्सपेंस में एडवांस वेजेस भी आ सकता है, एडवांस सैलरी भी आ सकता है, एडवांस कोई भी खर्चा, एडवांस एक्सपेंस, या इसी को प्यार से प्रीपेड एक्सपेंस भी कहते हैं। हर चीज के पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ सर, इसका एग्जाम्पल बताना। देख बेटा ध्यान देना, ट्रायल बैलेंस में ऐसा लिखा है आपको समझाने के लिए, सैलरी 14,000 डेबिट में। ये ट्रायल बैलेंस का एक आधा अधूरा पिक्चर बता रहा हूँ आपको, है ना?
ट्रायल बैलेंस में नीचे लिखा है ऐसा, सैलरी 14,000 और एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है एडवांस सैलरी, एडवांस एक्सपेंस ₹2,000, दैट्स इट। अब ये हो गया, आपके पास में आ गया, एडजस्टमेंट दे दिया, एक ट्रायल बैलेंस में दिया था सैलरी और उसके बाद में नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया था बेटा एडवांस सैलरी 2000। अब इसका एडजस्टमेंट कैसे करना है? अब पहले तो एक चीज समझ लो, सैलरी पे एडजस्टमेंट है तो ऊपर स्टार मार्क लगा करके रख दो सैलरी के सामने। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे ब्लू कलर के पेन से, ठीक है? ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग में तो सैलरी आएगी नहीं, है ना? ये आपका P&L अकाउंट, ये आपका P&L अकाउंट और ये आपकी बैलेंस शीट, ऐसे ही बनेगा ना फाइनल अकाउंट में, है ना? लायबिलिटी साइड और ये असेट साइड। ध्यान देते मुन्ना, ये P&L की डेबिट साइड है ना, ये क्रेडिट साइड, ये ट्रेडिंग की क्रेडिट, ट्रेडिंग की डेबिट। अब ध्यान देना, ये सैलरी पे एडजस्टमेंट है तो हमने ऊपर स्टार मार्क लगा दिया, स्टार मार्क लगा दिया मतलब सैलरी का जब भी आप आइटम लिखोगे तो आप कहाँ लिखोगे? देखो बेटा ध्यान दें, सैलरी कहाँ आएगा? P&L के डेबिट में। अब एडजस्टमेंट है इसीलिए इनर कॉलम में लिखना है, ये इनर कॉलम में लिख दिया 14,000 रुपए, आउटर कॉलम में नहीं लिखा बेटा। अब ध्यान देना, मैं एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं, ध्यान देना एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं। अब यहां लिखा है एडवांस सैलरी 2000, मतलब ऊपर जो 14,000 रुपए का सैलरी है, इस 14,000 में 2,000 एडवांस घुसा पड़ा है। ऊपर जो ट्रायल बैलेंस में 14,000 है ना, इस 14,000 में 2,000 एडवांस है जो स्प्रेड से रिलेटेड नहीं है। एडवांस मतलब क्या? मेरे एम्प्लॉय को मैंने फ्यूचर में जो सैलरी देने वाला था वो आज ही दे दिया। जनवरी मंथ में एम्प्लॉय मेरे पास आए, साहब माँ बीमार है, बच्चा बीमार है, बच्ची बीमार है, मुझे एक काम करो, आने वाले 2 महीने का सैलरी अभी से एडवांस में दे दो। मतलब जा ले 2 महीने का सैलरी एडवांस में दे दिया। मीन्स दिस पेमेंट इज रिलेटेड टू फ्यूचर, दिस पेमेंट इज रिलेटेड टू फ्यूचर। ये स्प्रेड से रिलेटेड नहीं है, ये 2,000 स्प्रेड से रिलेटेड नहीं है, ये 2,000 रिलेटेड टू फ्यूचर है। देयरफॉर इसीलिए 14 में से 2 फ्यूचर से रिलेटेड है, इसीलिए बचा कुचा 12,000, 14 में से 2 गया 12,000 ये है रिलेटेड टू करंट पीरियड, अभी के समय से रिलेटेड है। अरे भैया 2,000 फ्यूचर से रिलेटेड है तो बचा हुआ अभी के पीरियड से रिलेटेड है कि नहीं? सो भैया रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट अब कहता है, रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है, हे अकाउंटेंट सुन, रेवेन्यू मैचिंग कहता है, हे अकाउंटेंट सुन, इस पीरियड में इसी पीरियड का खर्चा, इसी पीरियड की इनकम, ना फ्यूचर का ना पास्ट का, ना फ्यूचर का ना पास्ट का। तो हमने बोला ठीक है भैया, ज्यादा चिल्ला मत यार, कर देता हूं। रेवेन्यू मैचिंग कहता है इस पीरियड के P&L में इसी पीरियड के खर्चे, इसी पीरियड की इनकम, इस पीरियड के ट्रेडिंग में इसी पीरियड के खर्चे, इसी पीरियड की इनकम। सो भैया इस 14,000 में भविष्य से रिलेटेड है 2,000, चलो निकाल के फेंको उसको बाहर, इस पीरियड में नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मतलब मैथमेटिक्स में माइनस कर दो, नहीं चाहिए। एडवांस 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 सैलरी इस पीरियड में नहीं चाहिए भैया, तो इस पीरियड का नहीं है, चल जात बाहर, चल बाहर निकल। ये देखो 2,000 को बाहर निकाल दिया तो आउटर कॉलम में कितना आएगा? आउटर कॉलम में आएगा 12,000। यस और नो? ये पहला इफेक्ट हो गया 2,000 का, एडवांस सैलरी का पहला इफेक्ट हो गया। क्या किया पहला इफेक्ट मैंने? रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में से माइनस किया, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से माइनस किया। डबल एंट्री सिस्टम है और ये एडजस्टमेंट मतलब अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है, मतलब इनके डेबिट क्रेडिट दोनों भी इफेक्ट पेंडिंग है। अब दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? अब बेटा मुझे एक बात बताओ, मैंने फ्यूचर के खर्चे अभी से पे कर दिए, उस एम्प्लॉय को मैंने फ्यूचर का सैलरी अभी से दे दिया,
मतलब फ्यूचर में अब उस एम्प्लॉय को सैलरी देने का काम नहीं, मतलब अब वो एम्प्लॉय फ्यूचर में, मैंने आने वाले 3 महीने का सैलरी एडवांस में दे दिया या 2 महीने का एडवांस में दे दिया, मतलब आने वाला 2 महीना मेरे को बेनिफिट मिलता रहेगा उससे बगैर पैसे के। मतलब ये जो 2,000 रुपए मुझे अब फ्यूचर में वापस देने का काम नहीं है, मैंने अभी उसको आने वाले 2 महीने का सैलरी दे दिया, मतलब इस 2,000 का बेनिफिट मुझे आज नहीं मिलेगा, इस 2,000 का बेनिफिट जो मैंने एडवांस दिया इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलेगा जिस महीने का मैंने सैलरी दिया उस महीने में। मतलब हर वो आइटम जिसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलता है उस आइटम को हम लोग आइटम नहीं, उस आइटम को हम लोग असेट बोलते हैं। इसीलिए एडवांस एक्सपेंस आपके लिए असेट है। सो असेट है तो लिख दो दूसरा इफेक्ट कहाँ, बैलेंस शीट के असेट साइड में, एडवांस सैलरी, एडवांस एक्सपेंस, एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी, कोई भी एक्सपेंस हो सकता था, एडवांस सैलरी, एडवांस वेजेस, एडवांस इंटरेस्ट, कोई भी, एडवांस रेंट, यहाँ पे एडवांस सैलरी का एग्जांपल था। दैट्स इट, गेम ओवर, 2 इफेक्ट खत्म। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, एडवांस एक्सपेंस का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा बेटा, बैलेंस शीट असेट साइड। असेट साइड में भी करंट असेट में, सर करंट क्यों, लॉन्ग टर्म क्यों नहीं भैया, आने वाले क्या 1-1 2-2 साल का एडवांस देते हैं क्या, नो, 1-2 महीने का, इसलिए करंट, नियर फ्यूचर के एडवांस देते हैं, करंट असेट। दैट्स इट, ये इसके 2 इफेक्ट थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला एडजस्टमेंट समझ में आया। आप समझ में आया एडवांस के 2 इफेक्ट क्यों करते, अब समझ में अपने एडवांस के 2 इफेक्ट क्यों करते, तो ये सॉल्व। नेक्स्ट आइटम बेटा, यही अगर एडवांस वेजेस होता तो, रेड कलर के पेन से बता रहा हूं, यही अगर एडवांस सैलरी की जगह मान लो यहाँ पे वेजेस लिखा है, वेजेस, एडवांस वेजेस 200 रुपए, तो यहाँ पे ट्रेडिंग के डेबिट में और नीचे लिखा है एडवांस वेजेस है मान लो 2,000 रुपए और नीचे लिखा है एडवांस वेजेस, नीचे एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया एडवांस वेजेस 100 रुपए, तो वेजेस यहाँ पे 2,000, इस पे एडजस्टमेंट है स्टार मार्क लगाया, 2,000 इनर कॉलम में लिखा, और ये एडवांस वेजेस, एडवांस मतलब ये रिलेटेड टू फ्यूचर है, मतलब ये स्प्रेड का नहीं है, निकाल के फेंको उसको बाहर, तो यहाँ पे एडवांस वेजेस में माइनस कर दूंगा, एडवांस वेजेस माइनस कर दूंगा 100 रुपए, और आउटर कॉलम में 19 लिखा, स्प्रेड से रिलेटेड नहीं है 100 रुपए, इसलिए निकाल के फेंका। और एनी एडवांस एक्सपेंस, ये आपका असेट है तो लिख देता हूँ एडवांस वेजेस। कुछ समझ में आया क्या, कोई भी, ये देखो 100 का पहला इफेक्ट इधर और 100 का दूसरा इफेक्ट इधर, एनी एडवांस एक्सपेंस, मोरल ऑफ द स्टोरी, प्लीज ध्यान दे मेरे बच्चे, एनी एडवांस एक्सपेंस, पहला इफेक्ट उस रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में से उसको माइनस करो, और दूसरा एडवांस एक्सपेंस है तो असेट है तो बैलेंस शीट के असेट में दिखा दो, दैट्स इट, गेम ओवर। ये एडजस्टमेंट चाहे आपका प्रोप्राइटरी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, एनपीओ हो, कोई भी केस हो, कहीं का भी अकाउंटिंग हो, तो ये ही आपने एडजस्टमेंट करना है। अगला एडजस्टमेंट बता दो, प्लीज ध्यान देना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्लीज ध्यान देना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ध्यान देना। एग्जाम्पल ले रहा हूं इसका, फॉर एग्जाम्पल, या इसी का एक और नाम है एक्सपेंसेस पेएबल। इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, जैसे सैलरी पेएबल, सैलरी पेएबल, वेजेस पेएबल, वेजेस पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, रेंट पेएबल, एनी एक्सपेंस पेएबल इज योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी खर्चा देना बाकी है। सर इसका एडजस्टमेंट कैसे रहेगा, अभी बता देता हूं आपको। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया है, ये ट्रायल बैलेंस दिया है बेटा, ये ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट कॉलम, ये डेबिट कॉलम, और मान लो आपको यहाँ पे दिया है सैलरी, सैलरी, सैलरी 13,000, मान लो आपको समझाने के लिए 11,000 रुपए, सैलरी 11,000 रुपए, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का एक छोटू सा पार्ट है, मैंने इतना ही दिखाया है काम का जो समझाना है आपको। और नीचे एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा था, नीचे लिखा था सैलरी, सैलरी पेबल, सैलरी पेबल ₹1,000,
ओ हो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो ऊपर सैलरी दिया है 11,000, ये 11,000 में अभी भी 1,000 रुपए का सैलरी देना बाकी है। सर नहीं समझा, फिर से सुन मेरे बच्चे, ध्यान देना। एडजस्टमेंट में दिया है मतलब इसका इफेक्ट होना बाकी है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद समझ में आया 1,000 रुपए का सैलरी अभी भी देना बाकी है, उसका अकाउंटिंग भी बाकी है। सर अब क्या करें? देखो ये है आपका, ब्लू कलर के पेन से लिखता हूं, ये है बेटा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग में तो कुछ आएगा नहीं सैलरी का। ये है आपका P&L अकाउंट, और ये है आपकी बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, असेट साइड। ठीक है, ध्यान देना। अब सैलरी पे एडजस्टमेंट है, इसीलिए सैलरी को स्टार मार्क लगा दिया। सैलरी लिख लेंगे हम लोग इनर कॉलम में। सैलरी कितना है बेटा? 11,000 लिख लिया इनर कॉलम में। अब इस पे एडजस्टमेंट है, अब ध्यान देना। सैलरी पेएबल का इफेक्ट अभी भी देना बाकी है। एडजस्टमेंट ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है, मतलब ये 1,000 का इफेक्ट अभी भी देना बाकी है। प्लीज ध्यान देना। मतलब क्या हुआ इसका? सैलरी ड्यू हो गई, लागू हो गई 1,000 रुपए, लेकिन इफेक्ट अभी भी देना बाकी है। सैलरी लागू हो गई, ड्यू हो गई, खर्चा हो गया, लेकिन अकाउंटिंग करना बाकी है। ठीक है, अब कर लो। सैलरी पेबल की अकाउंटिंग क्या करते थे बेटा हम लोग? सैलरी पेबल मतलब सैलरी लागू हो गई, ड्यू हो गई, अकाउंटिंग करना बाकी, मतलब खर्चा तो बढ़ गया मेरा, एक्सपेंस तो बढ़ गया, एक्सपेंस तो बढ़ गया। कौन सा एक्सपेंस बढ़ा? सैलरी नाम का एक्सपेंस मेरा बढ़ गया। सैलरी बढ़ गया, सैलरी बढ़ गया, ये सैलरी बढ़ गया, सैलरी बढ़ गया, तो सैलरी में ऐड कर दिया। टोटल सैलरी मेरा 12,000 है, मतलब स्प्रेड का। उस 12,000 में से मैंने 11 दे दिया और 1,000 देना बाकी है। सर आपको किसने बोला 11 दे दिया? अरे भैया जब 1,000 देना बाकी है तो बचा हुआ दे दिया, कॉमन सेंस ना। सैलरी पेएबल का अकाउंटिंग बाकी है, इसका मतलब प्लीज ध्यान देना। अब अकाउंटिंग अगर मैं अब टाइम मशीन में बैठ के पीछे जाकर के मैं जर्नल एंट्री तो नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बन चुका है। ट्रायल बैलेंस के बाद अब हमें फाइनल अकाउंट बनाना है। सो सैलरी पेएबल का कहना है भैया खर्चा तो बढ़ गया, लेकिन खर्चा तो लागू हो गया, खर्चा तो बढ़ गया, खर्चा तो लागू हो गया, खर्चा तो ड्यू हो गया, लेकिन अभी तक पे किया नहीं, पे करना बाकी है, पे करना बाकी है। बाकी है मतलब लायबिलिटी है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में दिखा दो दूसरा इफेक्ट, सैलरी आउटस्टैंडिंग। खर्चा बढ़ गया, P&L के डेबिट में दिखा दिया खर्चा बढ़ गया, और सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितनी? 1,000 रुपए, ये 1,000 का दूसरा इफेक्ट। सो आसान भाषा में एनी एडवांस एक्सपेंस रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड करो, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड करो, ऐड करो। और दूसरा इफेक्ट क्या है बेटा? बैलेंस शीट के, सॉरी एनी एडवांस एक्सपेंस नहीं, एनी आउटस्टैंडिंग, मैंने बोलते समय एडवांस बोल दिया। एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड करो और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में दिखा दो, उसमें भी करंट लायबिलिटी, क्योंकि हम लोग एक एक दो दो साल की सैलरी पेंडिंग नहीं रखते, एक हाथ 2 महीने की समझ लो। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये दो इफेक्ट है। एक्सपेंस में ऐड करो और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा दो, करंट लायबिलिटी में। दैट्स इट। एडवांस एक्सपेंस का एडजस्टमेंट क्या था? रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से लेस करो और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में दिखाओ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड करो और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाओ। यस और नो, ये दो इफेक्ट। केस कोई भी हो, पार्टनरशिप हो, सिंगल एंट्री हो, एनपीओ हो, कंपनी अकाउंट्स हो, कोई भी केस हो, ये एडजस्टमेंट ऐसे ही करना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बेटा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट तीसरा, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट। ऑलरेडी अगर आपने पढ़ा भी होगा, बट फिर से ध्यान दे देना। अब ध्यान देना अच्छे से। ट्रायल बैलेंस में आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया ही नहीं है, और ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया ही नहीं है, और ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपए। अब इसके इफेक्ट कहां कहां जाते हैं अच्छे से ध्यान देना। ट्रेडिंग, P&L में तो जाएगा नहीं है ना, P&L में इसका इफेक्ट नहीं आएगा, और कहां आएगा? बैलेंस शीट में। सो क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली क्या है, अच्छे से सुनना, रेड कलर के पेन से समझा रहा हूं। आप सभी लोग जानते हो रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है एक्सपेंसेस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड
should match with the revenue of same particular period। उस पीरियड में उसी पीरियड का खर्चा, ना फ्यूचर का ना पास्ट का। अच्छे से ध्यान देना, ये क्लोजिंग स्टॉक समझाने के लिए मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के बता रहा हूं। यहाँ पे सिर्फ मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर्स की। आपने माल खरीदा, परचेस किया 10 क्वांटिटी और आपने सेल कर दिया 8 क्वांटिटी। बोलो बेटा, रेवेन्यू कितने आइटम का है? 8। एक्सपेंस कितने आइटम का दिख रहा है? 10। ये तो बहुत नाइंसाफी है। रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट नाराज हो गया। रेवेन्यू मैचिंग कहता है एक्सपेंसेस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू। मैच मतलब अमाउंट मैच नहीं करना है। जब आपका इनकम 8 आइटम का है तो खर्चा भी 8 आइटम का होना चाहिए। हाँ, नो डाउट इनकम ज्यादा रहेगा, है ना। आपने माल खरीदा 10 का तो बेचेंगे आप 12 में। मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं। इनकम कितने आइटम का है? 8। और खर्चा कितने आइटम का दिख रहा है? 10। गलत बात है। चलो 2 आइटम का खर्चा कम करो, ज्यादा दिख रहा है ना। अब खर्चा कम करना है तो अपोजिट साइड में लिख दो, और इसी 2 आइटम को आप लोग प्यार से क्लोजिंग स्टॉक कहते हो। सो आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछे क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में क्यों लिखते हैं, स्कूल इधर आ बैठ, उसके पीछे की वजह है रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। यस और नो? अब ये तो हो गया क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट। और क्लोजिंग स्टॉक ये कब बिकेगा? नेक्स्ट पीरियड में। मतलब इससे फायदा कब होगा? नेक्स्ट पीरियड में। मतलब ये रिसोर्सेस है जिसका फायदा फ्यूचर में होगा, इसीलिए इसको असेट में लिख दो। क्लोजिंग स्टॉक जो भी अमाउंट रहेगा उसका। और एक हमने इफेक्ट कहाँ दिया? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक। सो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्यों लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक असेट होने के बावजूद भी ट्रेडिंग ये नॉमिनल अकाउंट है उसमें क्यों लिखते हैं, उसको बोलना इधर आ, उसके पीछे की वजह है रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। और ऐसी अगली एडजस्टमेंट जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे बेटा। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा, बाय, टेक केयर।